हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीरिया के संविधान को लेकर है और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो इसलिए पेपर 2 को कवर करेगा। अब सीरिया के संविधान को लेकर क्या मुद्दा है? दरअसल जो संयुक्त राष्ट्र है उसके एक जो विशेष दूत हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि जो सीरिया का नया संविधान है उसमें जो संशोधन किया जाना है उसके मामले में बातचीत का जो अगला दौर है वो 25 जनवरी को होगा। कहाँ? जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए एक अपने विशेष दूत की व्यवस्था की है। तो वो विशेष दूत जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सीरिया के लिए कौन है? गायर ओ पेडरसन। गायर ओ पेडरसन जो है वो विशेष दूत है जिन्होंने ये घोषणा की है कि अगला दौर जो है वो 25 जनवरी को होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सभी दल हैं उनसे जो ये नया मसौदा है, नया ड्राफ्ट है वो तैयार करने के लिए का आग्रह किया गया है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या संविधान है, क्या उसमें संशोधन किया जाना है, किस तरीके का, और संयुक्त राष्ट्र की उसमें क्या भूमिका है, हम इन डायमेंशंस के थ्रू अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे डायमेंशंस रहेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये सारा जो मामला है वो है क्या, कि क्या संविधान के बारे में उसमें कहा गया है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं, किसकी? सीरिया की पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं और फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसा हम सभी जानते हैं कि सीरिया में जो है वो संघर्ष की स्थिति चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था इतने बरसों से। दरअसल इसकी शुरुआत कब हुई? जब 2011 के दौरान जब अरब स्प्रिंग चल रहा था तो उसके दौरान सीरिया में संघर्ष की शुरुआत हुई। अरब स्प्रिंग क्या है? दरअसल मध्य एशिया के जो लोकतंत्र समर्थक थे मध्य एशिया में इस दौरान जो लोकतंत्र समर्थन में एक आंदोलन चल रहा था, उसे किस नाम से जाना जाता है? अरब स्प्रिंग के नाम से उसे जाना गया। तो उसी के साथ साथ जो था सीरिया में भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन की शुरुआत होने के बाद जो सीरिया था वो कई प्रतिस्पर्धी विद्रोही समूह थे उनमें बट गया और कई तरह के जो धार्मिक गुट थे उनमें बट गया, जिनमें से हम एक नाम ले सकते हैं कुर्द। और भी बहुत सारे गुटों में बटा, बहुत सारे विद्रोही समूह यहाँ पर हो गए। तो कुर्द वहाँ पर एक है समूह जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसको अभी हम जब सीरिया की भौगोलिक स्थिति समझेंगे तो हम इसको वहाँ अच्छे से समझेंगे। और इसके अलावा जो वहाँ पर जब ये सारे विद्रोही समूह जब विद्रोह करने लगे तो उसमें क्या हुआ, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बशर असद ने उन सब विद्रोहों का विरोध किया और उनको दबाया। किस तरीके से? सैन्य कार्रवाई करके, कड़ी सैन्य कार्रवाई करके। और न सिर्फ उन विद्रोहियों पर बल्कि जो नागरिक थे, आम नागरिक थे, उन पर भी जो है कड़ी सैन्य कार्रवाई की। और इसी के चलते जो देश था उसमें गृह युद्ध की स्थिति बन गई और घोर अशांति की स्थिति बन गई। तो ये सारी इसकी पृष्ठभूमि थी। अब हम जैसे कुर्द की बात कर रहे थे तो हम इन सभी को इसकी सीरिया की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से समझ सकते हैं। ये पूरा हमारा यहाँ ये सीरिया है। इसको अगर हम इस तरीके से देखें, करीब से थोड़ा देखें, जूम इन करके देखें तो ये सीरिया और इसका जो ये क्षेत्र है ये सारा कुर्द प्रभावित है। और क्योंकि ये इराक से सीमा साझा करता है और तुर्की से सीमा साझा करता है तो जो कुर्द समूह है वो तुर्की, सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है और उसको मिलाकर एक नए कुर्दिस्तान की मांग करता है। और जो कुर्द है वो राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ भी है और उनको हटाना चाहता है। अब यहाँ तुर्की का भी एक पक्ष है यहाँ, क्योंकि ISIS भी प्रभावी है, जो ISIS संगठन है वो भी यहाँ प्रभावी है। तो अब यहाँ तुर्की और रूस का पक्ष भी निकल कर आता है। किस तरीके से? कि जो ISIS है उसको कहीं ना कहीं जो तुर्की है वो सपोर्ट करता है, जबकि कुर्द, क्योंकि वो तुर्की के भी कुछ इलाकों पर अपना दावा करता है और कुर्दिस्तान की मांग करता है, तो इसलिए तुर्की जो है वो कुर्द के अगेंस्ट है। और जो रशिया है वो, रूस जो है वो कुर्द को सपोर्ट करता है। अब तुर्की जो है वो रशिया से इस वजह से
अपना 36 का आंकड़ा रखता है कि क्योंकि रशिया का यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन रशिया फिर भी यहाँ इस सपोर्ट के जरिए अपनी पैठ बनाना चाहता है, जिसके के अगेंस्ट है तुर्की, क्योंकि तुर्की यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है इस तरीके से। तो इसलिए ये कई जो देश हैं और कई सारे जो समूह हैं उनमें यहाँ बहुत ज़्यादा घालमेल है इसी की वजह से। तो यहाँ पर जो है कई सारे समूहों का यहाँ पर प्रभाव है। अब इसमें क्योंकि हम यहाँ के संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान यहाँ का जो है वो नए संविधान में कुछ संशोधन की बात हो रही है। अब नया किस लिए है? क्योंकि हाल ही में बना है, 2012 से वहाँ का संविधान प्रभावी हुआ है और अब उसमें कुछ संशोधन या कुछ जो सुधार है वो करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह है कि इतने लंबे वक्त से, जैसे हमने बताया कि 2011 से ही वहाँ पर इस तरह की संघर्ष की स्थिति है, तो इतने लंबे समय से जो वहाँ पे संघर्ष की स्थिति चल रही थी, तो उसके बाद शांति के लिए जो सुधार किए जाने हैं, बहुत ज़रूरी है कि वहाँ शांति के लिए सुधार किए जाए। अब वो उन सुधारों के लिए और जो वहाँ के नागरिक हैं उनके अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए ज़रूरी है कि जो वहाँ का संविधान में है वहाँ उसमें उन सब के अनुरूप जो है कुछ सुधार किए जाए, कुछ संशोधन किए जाए। और इसी के लिए ये जो संवैधानिक सुधार है, इनके लिए मसौदा तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल उसका भी गठन किया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो अमेरिका है और भी कुछ पश्चिमी देश हैं, उनका ये मानना है कि जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, वो इस प्रारूपण में जो है वो कुछ देरी करवा रहे हैं। उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति बशर अल असद हैं वो नहीं चाहते कि ये प्रारूपण जल्द से जल्द निपटे, तो इसलिए उन पर देरी के आरोप लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ये मतदान होने वाला है अब, क्योंकि वहाँ के कानून के मुताबिक, जो वहाँ का चुनाव आयोग है उसके मुताबिक जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वो अब 16 अप्रैल से 16 मई के बीच हो सकते हैं। तो इसलिए उससे क्या होगा कि जो ये मतदान होगा, जो ये चुनाव होंगे, ये संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में नहीं हो सकेंगे। तो इसकी वजह से उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में क्यों वो मतदान होंगे और क्यों जो है उससे राष्ट्रपति बशर अल असद को फायदा होगा? तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र का जो पक्ष निकल कर आता है, तो उसकी अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का इसमें क्या रोल है, तो दरअसल इससे क्या होगा कि ये जो सुधार किए जाने हैं, इसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र है वो चाहता है कि वहाँ पर शांति की स्थापना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं अब वहाँ पर जल्द ही, तो वो निष्पक्ष रूप से हो और उसमें पारदर्शिता हो और शांति के साथ वो संपन्न किए जाए, जिससे जो वहाँ के नागरिक है वो सही तरीके से वहाँ पर वोटिंग कर सकें, मतदान कर सकें। और इसी के लिए वो चाहता है कि वहाँ पर जो है संविधान में भी सुधार किए जाए, और इसके लिए उसने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में वार्ता प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इससे पहले भी कुछ वार्ता हो चुके हैं और अब जो अगली वार्ता है वो हमने देखा जैसे 25 जनवरी को करने की घोषणा की गई है। और इस उद्देश्य के लिए कि संयुक्त राष्ट्र जो चाहता है कि उसमें सुधार, वहाँ के संविधान में जो सुधार हो, तो इसके लिए उसने 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत ये तय किया गया कि वहाँ सीरिया के संविधान में कुछ सुधार होने चाहिए, संशोधन किए जाने चाहिए, और इसके लिए एक सीरियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का भी गठन किया गया। अब ये जो कमेटी है इसमें 3 देशों की भूमिका है, रूस, ईरान और तुर्की, क्योंकि ये जो समिति है ये इन तीनों देशों की एक संयुक्त पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है? सीरिया में संवैधानिक रूपरेखा के साथ साथ यूएन पर्यवेक्षित चुनाव संपन्न कराना। जैसे हमने बात की कि वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, तो इसका मकसद यही है कि वो चुनाव जो है वो संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में हो, जिससे कि निष्पक्ष रूप से हो सके, उनमें पारदर्शिता बने और नागरिक जो है वो सही तरीके से उसमें मतदान कर सकें। और इसमें क्या है कि जो प्रवासी सीरियाई हैं, जो वहाँ के देश के जो नागरिक हैं, इसके अलावा जो प्रवासी सीरियाई हैं, सभी लोगों की इसमें भागीदारी पूरी तरीके से हो सके, जिससे कि जो सारे
देश के जो नागरिक हैं वो उनके अधिकार सुनिश्चित हो सके, क्योंकि अगर चुनाव निष्पक्ष होंगे तो जाहिर बात है परिणाम भी उसके बेहतर आएंगे। अब ये तो बात हुई संयुक्त राष्ट्र की, कि संयुक्त राष्ट्र की इसमें क्या भूमिका है, संविधान में क्यों वहाँ के संशोधन किया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र क्यों ऐसा करना चाहता है, क्या उसकी भूमिका रहेगी। लेकिन अब जाहिर बात है कोई भी काम अगर किया जाएगा तो उसके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो वो चुनौतियां क्या होंगी और उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन पहले आप आज का प्रश्न नोट कर लीजिए, जो कि आज के टॉपिक पर आपकी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो प्रश्न है, पश्चिमी एशिया मुख्यतः सीरिया में दीर्घकालिक शांति बहाली एवं गृह युद्ध शमन हेतु हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई पहल का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं चुनौतियों की, कि ऐसे में चुनौतियां क्या सामने आएंगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो है वो किस तरीके से, क्योंकि जाहिर बात है वहां पर कई तरह के विद्रोही समूह, हमने जैसे बात की, वो वहां पर सक्रिय हैं, बहुत सारे जो आतंकवादी समूह है वो वहां पर सक्रिय हैं। तो इस तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन में, इसके अगर ये जो सुधार किए जाते हैं इन सब के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके की क्षेत्रीय जो गुट हैं, ना सिर्फ उनका जो क्षेत्रीय शक्तियां, बल्कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैसे हमने देखा कि और भी देशों से जो है उसका समस्या जो है वो वहां पर उभर कर आती है। जैसे तुर्की का पक्ष सामने आता है और रशिया का पक्ष सामने आता है, और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं हित जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं एक चुनौती बन सकती हैं। तुर्की के पक्ष की हमने बात की कि तुर्की जो है, क्योंकि वहां पर कुर्द जो है वो एक कुर्दिस्तान की मांग करता है, तुर्की के भी क्षेत्र को मिलाकर, सीरिया के भी और ईरान के भी। तो तुर्की का पक्ष भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुर्की भले ही कुर्द के अगेंस्ट है लेकिन वो कहीं ना कहीं आईएसआईएस को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके के जो विद्रोही समूह हैं उनको अगर बाहरी सपोर्ट मिलेगी तो वो भी एक कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर सीरिया में इस तरह के रिफॉर्म्स किए जाते हैं, शांति बहाली जो होगी वहां पर, उसमें ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं उभर कर आते हैं। और कोविड-19 महामारी की बात करें, जैसे हम सभी जानते हैं कि वहां पर इतने सालों से जो संघर्ष चल रहा था, तो उसने जो था सीरिया की स्थिति को बहुत दयनीय बना दिया। तो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, खाद्य सामग्री की वहां पर दिक्कत है, इस तरह के बहुत सारी लोगों को वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्वास्थ्य संबंधी है, हर तरीके की दिक्कत वहां पर उभर कर आई है इतने लंबे संघर्ष के बाद। और ऊपर से जो ये कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक स्तर पर जो क्षति हुई है देशों में, तो उसने सीरिया में हालात को जो है और बदतर कर दिया है। यानी वहां पर पहले से ही लोग स्वास्थ्य को लेकर, खाद्य को लेकर, हर चीज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर वहां पर पहले ही दिक्कतों का सामना कर रहे थे। और कोविड-19 महामारी से जो है वहां पर हालात और बदतर हो गए हैं। और इन्हीं सब के चलते जो शांति की जो बहाली है वो बहुत मुश्किल है वहां पर, क्योंकि जब इतने सारे पक्ष निकल कर आते हैं, तो क्योंकि वहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि इतने सारे जो है विद्रोही समूह है वहां पर, और बहुत तरीके की दिक्कतें हैं, नागरिकों के अधिकारों को लेकर भी है, शांति वहां पर अगर स्थापित करनी है तो बहुत स्वास्थ्य समस्याएं हैं लोगों के साथ। तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए उनको विश्वास में लेकर वहां पर शांति बहाली जो है एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। अब इन सब चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले संसाधन और मानवीय राहत जो है वो सुनिश्चित करना जरूरी है, उसकी पहुंच को, क्योंकि सीरिया के हालात जो हैं वो काफी खराब हैं इस मामले में। तो वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जाए, जो संसाधन है, जहां जिन चीजों की वहां कमी है, स्वास्थ्य के मामले में हो, खाद्य के मामले में हो, सभी मामले में वहां पर जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मुहैया कराई जाए, उसकी पहुंच लोगों तक हो, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना बहुत जरूरी है, जैसे कि यूएन चाहता है कि उसके पर्यवेक्षण में जो ये राष्ट्रपति चुनाव होने हैं वो हो, ताकि लोग जो है निष्पक्ष रूप से चुनाव में मतदान कर सके और एक सही सरकार को चुन सके। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र को ये बहुत ध्यान करना होगा कि जो वहां पर चुनाव होने हैं
उनकी निष्पक्षता जो है वो सुनिश्चित करे वो, और नागरिकों को राहत देने पर जोर। तो जैसे हमने बात की कि जो वहाँ पर संसाधन की कमी है या किसी भी तरह की राहत है उसको वहाँ पहुँचाया जाए, और इसी से जो वहाँ के नागरिक हैं उनको राहत मिलेगी, उनको राहत, उनके लिए जो राहत कार्य हैं वो चलाए जाएंगे, तो उनकी पहुंच उन पर होगी और इन्हीं कार्यों पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के जो नागरिक हैं उनका विकास हो सके। और इसके अलावा सभी पक्षों के साथ मिलकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से रिफॉर्म्स वहाँ किए जाने हैं, शांति बहाली की जानी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ के जो अलग अलग पक्ष हैं, चाहे सरकार है चाहे विपक्षी दल हैं, जो और दल हैं, ज़रूरी है कि उनका एकमत होना यहाँ पर। आप आपस में भले ही कुछ मुद्दों को लेकर उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर उनमें जो है एकमत हो वो सभी, जिससे कि ये जो रिफॉर्म्स किए जाने हैं, जो ये संशोधन किया जाना है, वो जल्दी से जल्दी हो सके और उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि नागरिकों की भलाई के लिए आगे कार्य किए जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।